नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने राज्य की शिक्षा नीति और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2.0 रिपोर्ट में गुजरात के प्रदर्शन को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात को कुल 60% अंक मिले हैं और राज्यों की रैंकिंग में उसका स्थान काफी नीचे खिसक गया है। जिस राज्य को कुछ समय पहले तक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिना जाता था, वहीं गुजरात अब देश भर के राज्यों की सूची में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं ये गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है। करीब 3 दशक से राज्य की सत्ता पर बीजेपी का शासन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के परिणामों को लेकर किए गए दावे जमीन पर पूरी तरीके से असरदार साबित नहीं हो रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोठिया ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ 4 साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नंबर 1 बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है, तो गुजरात में बीजेपी के करीब 30 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव क्यों नहीं दिखाई देता, जिसकी उम्मीद राज्य के लोगों ने की थी। मनोज सोठिया का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के गुजरात की रैंकिंग पर चर्चा तेज हो गई है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य का सवाल किसी एक पार्टी या सरकार तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर लाखों विद्यार्थियों और उनके माता पिता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जहां इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ बड़े बड़े दावे करने के बजाय सरकार को ठोस नीतियों, बेहतर योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल किसी भी राज्य की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है तो वो आगे चलकर बेहतर अवसर हासिल कर सकते हैं। शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, इसमें स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, समान अवसर और उच्च शिक्षा तक पहुंच जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल होते हैं। PGI 2.0 जैसी रिपोर्ट इन्हीं अलग अलग पहलुओं के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने का प्रयास करती है। इसलिए जब किसी राज्य की रैंकिंग में बड़ी गिरावट दिखाई देती है तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता है, बल्कि ये सरकार के लिए आत्ममंथन का अवसर भी होता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि रैंकिंग पर राजनीतिक बहस किस तरह की जाए, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में कमी रह गई है उन्हें कैसे सुधारा जाए। गुजरात लंबे समय से देश के औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में गिना जाता है। राज्य ने उद्योग, व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत प्रदर्शन जरूरी है। अगर राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है लेकिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो फिर विकास की तस्वीर अधूरी मानी जाएगी। यही वजह है कि शिक्षा से जुड़े आंकड़ों को लेकर के विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। मनोज सोठिया ने गुजरात और पंजाब की शिक्षा व्यवस्था की तुलना करते हुए सरकार पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि अगर कोई सरकार सीमित समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का प्रयास कर सकती है तो लंबे समय से सत्ता में मौजूद सरकार से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था की तुलना दूसरे राज्य से करते समय कई अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। हर राज्य की जनसंख्या, स्कूलों की संख्या, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अनुपात, बजट, शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए केवल रैंकिंग के आधार पर किसी राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सफल या असफल घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन रैंकिंग में गिरावट को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। गुजरात सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन कमियों की ओर रिपोर्ट संकेत कर रही है उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध है? क्या विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर शिक्षण संसाधन मिल रहे हैं? क्या ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शहरों के विद्यार्थियों के बराबर अवसर मिल रहे हैं? क्या स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बच्चे सच में वही सीख पा रहे हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जा रही है? आपको बता दें कि इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिल सकता है। इसके लिए स्कूल स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन करना होगा, शिक्षकों की समस्याओं को समझना होगा, विद्यार्थियों की जरूरतों को पहचानना होगा और उन योजनाओं की समीक्षा करनी होगी जिन पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वह शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें लगातार निवेश, बेहतर प्रशिक्षण, निगरानी और नीतियों में आवश्यक बदलाव की जरूरत होती है। किसी भी सरकार के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि वो नई योजनाओं की घोषणा कर दे। असली सफलता तब मानी जाएगी जब उन योजनाओं का फायदा स्कूलों और विद्यार्थियों तक वास्तविक रूप से पहुंचे। आज गुजरात के सामने यही चुनौती है। एक और राज्य को अपनी आर्थिक और औद्योगिक उपलब्धियों पर गर्व है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में आई रैंकिंग गिरावट सरकार के सामने आत्ममंथन का अवसर लेकर आई है। अगर आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं तो फिर उन्हें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित करने के बजाय सुधार की शुरुआत का आधार बनाया जाना चाहिए। मनोज सोढिया का सवाल भी इसी व्यापक बहस का हिस्सा है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अच्छी नीयत और ठोस नीतियां जरूरी हैं, न कि केवल बहाने और बड़ी बड़ी बातें। ये बात किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का असर केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों पर पड़ता है। गुजरात के माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, अच्छे शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा चाहिए जो उन्हें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करे। उन्हें आधुनिक तकनीक, कौशल, रचनात्मक सोच और बेहतर अवसरों की जरूरत है। इसलिए अब जरूरी है कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर राजनीति से ऊपर उठ करके गंभीर चर्चा हो। सरकार को रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए और जहां कमी है वहां सुधार के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करना चाहिए। विपक्ष को भी केवल सवाल उठाने तक सीमित रहने के बजाय वैकल्पिक नीतियों और व्यवहारिक सुझावों पर चर्चा करनी चाहिए। आखिरकार शिक्षा किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, ये हर बच्चे का अधिकार और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। गुजरात के बच्चों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज सरकारें शिक्षा को कितनी प्राथमिकता देती हैं और उसके लिए कितनी गंभीरता से काम करती हैं। अगर गुजरात को वास्तव में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो आर्थिक विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा। पीजीआई 2.0 की रैंकिंग को इसलिए केवल एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि सुधार के संकेत के रूप में देखना चाहिए। आपको बता दें कि बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है कि सरकारें आंकड़ों और दावों से आगे बढ़कर जमीन पर काम करें। अच्छी नीयत, मजबूत नीतियां, पर्याप्त बजट, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन, यही किसी भी मजबूत शिक्षा व्यवस्था की नींव है। गुजरात के बच्चों को भी ऐसा ही शिक्षा व्यवस्था का अधिकार है जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करे। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।